की बात किया यहाँ पर। एक तो ये जानना चाहेंगे सर, लद्दाख की पाबंदी में काफी कंफ्यूजन की राजनिवास यही परमानेंट बनेगा। और दूसरे सवाल है, पहले ऑलरेडी जो ओल्ड राजनिवास में काफी खर्चा करके वहाँ बनाया, फिर यहाँ शिफ्ट हो गया, तो लोगों के मन में ये क्वेश्चन है फिर कल को कहीं और शिफ्ट ना हो जाए, तो इसके देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, राजनिवास जो होते हैं या डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर जो होते हैं ना, वो जनरली सेफ जगह पे होते हैं। ये तो लद्दाख एक पीसफुल जगह है, तो यहाँ तो चलो कोई इशू नहीं है, यहाँ आप कहीं भी गली में भी रह सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। पर जनरली डीएम, एसएसपी एंड द जो गवर्नर होते हैं, या वो एक सेफ जगह पे रहते हैं कि जब लॉ एंड ऑर्डर होता है ना, तो उस वक्त डिप्लॉयमेंट उसको बचाने के लिए नहीं हो, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए पुलिस हमारी वहां जाए। वो सेफ जगह पे ऑलरेडी है, वह कुछ दिक्कत नहीं है, वहां कोई बंदा जाएगा नहीं, जा नहीं सकता। इसलिए वी हैव टू सिक्योर द एनवायरनमेंट। जो हम कर्जों में रहते थे ना, आपको याद है 2019 में सडनली आपको कहा बन गया, यूटी बन गया, गवर्नर तो इमीडिएटली आना है। अब उस वक्त वो वहां का डाक बंगलो था, आपको सबको मालूम है। तो वो आज जो अचल जी साहब थे, उनके पास दैट वाज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट प्लेस बिकॉज डीएम के घर के साथ। लेकिन आपको सबको मालूम होगा, जब मैं भी जाता था, आप भी जाते थे, कितना बाजार से तंग होके घूम फिर के, फिर वहां होटल वाले इतने तंग होते थे। वो सारा एरिया जो है कमर्शियल एरिया है, वो कहते थे कि आपकी सिक्योरिटी के कारण हमारा परेशानी हो रही है। तो वो बेसिकली हमारे कमर्शियल जो जो वहां लोग थे, या उनका भी हमारे बिजनेस के लिए भी खराब था, और हमारी सिक्योरिटी के एंगल के हिसाब से भी वो हमारे जो जेड प्लस या जो भी हमारी कैटेगरी थी हमारे एचएल साहब की, वो उससे मैच नहीं करती है। यू आर पुटिंग हिम इन डेंजर। तो इसलिए वहां से शिफ्ट करना, जहां तक आप कह रहे हो खर्चा हुआ, वहां पे खर्चा हुआ उस कॉम्प्लेक्स, उस एचएलजी के घर पे नहीं खर्च हुआ। वहां पे क्या बनाया हमने, ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाया, जो कि 4 मंजिला बना, जिसके ऊपर कम से कम 30 करोड़ के करीब, 20 करोड़ प्लस समथिंग, वो मैं मानता हूं उस पर खर्चा हुआ है। वो कॉम्प्लेक्स, वो ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, आज भी वो यूज हो रहा है। तो ऑफिस कॉम्प्लेक्स जहां बनाना है, वो तो नेचुरली, ये हम कोई भी ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो 20 करोड़ का भी हो सकता है, 30 करोड़ का भी हो सकता है, बट दैट इज ओनली फॉर द ऑफिस पर्पसेस। उसी में उनका ऑफिस भी था। तो वो लेविश ऑफिस था, आप भी गए होंगे वहां कितनी बार, कितना लेविश ऑफिस था। वो छोड़ के आदमी एक छोटे से कमरे में, आज आज भी गए होंगे उनके ऑफिस में, उन्होंने कहा मेरा कंफर्ट छोड़ दो। ये तो ठीक है, वो बड़ा ऑफिस था, शानदार था, पूरा फ्लोर था, मेरे ऑफिसर्स के बैठने की जगह बड़ी शानदार थी, सब कुछ था, मगर ये सेफ जगह नहीं है। ये लोगों को कल को कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, तो लोग मेरे को संभालेंगे कि शहर को संभालेंगे। तो इसे इसे सिक्योरिटी जो है वो कंसिडरेशन होती है। ये जगह जो है आइसोलेटेड है, यहाँ अगर 2 बंदे भी बाहर खड़े हो जाएंगे तो प्रोटेक्टेड है, और आगे पीछे आर्मी है, वर्मी है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर का हिसाब से देखते हैं। तो हमें सिक्योरिटी वालों से इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है, इनपुट लेनी पड़ती है, ये सूटेबल है या नहीं। जहां तक आपका दूसरा सवाल ये है कि क्या यही परमानेंट होगा, देखो ये तो फ्यूचर बताएगा कि कौन। देखो मैं आपको अपना पर्सनली बताऊं, हम चाहते हैं कि हमारा सेक्टर यहाँ रहे। क्यों? क्योंकि लोगों को आसान है आना। रणवीर सिंहपुरा तो बहुत दूर हो जाएगा, और यहाँ तो मेट्रो भी नहीं चलती है। फिर कौन नर्स, अच्छा फिर ये तो हो गए लेह वालों की बात, फिर खलसी वाला, फिर करगिल वाला, फिर द्रास वाला, फिर वो मिलने आएगा तो वो कहाँ जाएगा? वो लेह में तो कंफर्टेबल फील करेगा, मगर कहाँ जाएगा वो? तो वो भी एक हमारे पास रहा कि हम क्यों दूर और क्यों जा रहे हैं। तो इसीलिए मुझे जो लगता है, ये डिपेंड करता है कि फ्यूचर में अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स हम बनाएंगे जहां पे हम एक अलग से राजनिवास बनाएंगे, अलग से ऑफिसर्स के घर बनाएंगे, मगर आज की डेट में ऐसा कोई प्लान नहीं है। आज की डेट में हमने अपने ऑफिसर्स के लिए अलग से क्वार्टर बना लिए, अब रेडी है। हमारा सेक्टर बैक साइड पे 2 फ्लोर, हमारे 2 ये कॉम्प्लेक्स रेडी है, ये भी 3-4 महीने में इनॉग्रेट हो जाएगा। तो हमें आज की डेट में हम सफिशिएंट है, हमारे पास 7-8 तो सारे ऑफिसर हैं, 12 हमारी सारी 12 स्ट्रेंथ है, 14 स्ट्रेंथ है, जिसमें से कि एसडीएम मिला के सेक्रेटरी के अंदर तो सिर्फ 8 आदमी है, तो 8 आदमी को कितना स्ट्रक्चर चाहिए? और एक एचएलजी साहब हैं, तो इतना हमें कोई बड़े कॉम्प्लेक्स या कैंपसेस की जरूरत वैसे है भी नहीं। मगर फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या कोई क्या करेगा, क्या कर सकते हैं, क्या उस वक्त एलोकेशन फंड की होगी, क्या किसी का, वो मैं नहीं कहता, मगर अभी तक जो मैं बता रहा हूँ आपको, इट इज सफिशिएंट। जो हमारा राजनिवास है, आज भी जाएंगे आप, वो ठीक है, मतलब इसे इसको कहते हैं ना कि मॉडेस्ट है, एक एचएलजी साहब के लिए मॉडेस्ट सा एकोमोडेशन है। सर रिक्रूटमेंट को लेके जब हम बात करते हैं सर, डोमिसाइल पे अभी अटका हुआ है, और रिक्रूटमेंट जो गेजेटेड अभी भी साफ नहीं हो पाया है सर। डोमिसाइल को लेके जिस तरह का डिमांड रहा, एक वायरल हुआ था जहां जेके जम्मू कश्मीर का सेम बनाया जाए, जिसपे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी रिएक्ट किया था। अगर एलआरसी जो पहले दिया था नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए, क्या वो सेम प्रोविजन जो है गेजेटेड एस्पिरेंट्स के लिए नहीं हो सकता है? गेजेटेड, हाँ, ये मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सी हम तो यही चाहते हैं, आप भी यही चाहते हैं,
हमारा भी प्रपोजल यही था कि भाई आपने नॉन गजेटेड के लिए क्या, पर वो टेम्पररी था, उसमें साफ लिखा हुआ कि 1 साल के लिए है, ठीक है ना। तो 1 साल के बाद वो हम उस पे नहीं कर सकते थे, मगर फिर भी हमने 1 साल के बियॉन्ड भी रिक्रूटमेंट की है, तभी तो हमारे 3200 आ गए हैं, ठीक है ना। तो अब ये है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल है या नहीं, ठीक है ना, क्योंकि जे का जो पीआरसी लॉ है वो इस ग्राउंड के ऊपर वो खत्म हुआ है कि 35A जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। इस कंट्री के अंदर जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, ही हैज एवरी राइट, आई हैव एवरी राइट टू सेटल इन आंध्रा, isn't it? You have every right to settle in Karnataka, I have every right to settle in Arunachal, provided I meet the domicile conditions of that area. यानी कि आंध्रा वाले कहते होंगे कि आप 15 साल यहाँ पे रहोगे अच्छी तरह से, तो हमें आपकी इंटेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर हो जाए। कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, डोमिसाइल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट योर इंटेंशन टू स्टे एट ए प्लेस परमानेंटली, दैट इज कॉल्ड डोमिसाइल। तो जब आपने ये कंटेंशन डिक्लेयर कर दी 10 साल रह के किसी जगह के ऊपर, किसी जगह 15 साल है, नॉर्थ ईस्ट में किसी जगह 10 साल है, किसी स्टेट में 20 साल है, पर 20 से ऊपर कहीं नहीं, तो वो एक डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया, which says that the citizen of Republic of India has right to settle anywhere in the country, ठीक है। अब ये नहीं कि मैं इमीडिएटली जाके वहां पे नौकरी मिलेगी मुझे, नहीं, आई हैव टू बिकम द डोमिसाइल ऑफ दैट, सो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन। जो पीआरसी लॉ हमारा था, अगर आप जे में 100 साल भी रहते, मगर अगर आप उस स्टेट सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन में नहीं आते, तो यू वुड नेवर बी डिक्लेयर्ड एज ए डोमिसाइल और स्टेट सब्जेक्ट, करेक्ट। So this means that any person in this country, a citizen of India, who wished ever to settle in J&K could not do it because there was a law restricting so, which was unconstitutional, because मेरा right infringe हो गया ना। तो वही पार्लियामेंट ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और 35A उस ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी लॉ को प्रोटेक्शन देता था। 35A का क्या मतलब था कि अगर ऐसे कोई लॉज लैंड के बारे में या जॉब के बारे में J&K में बनते हैं, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन देगा, वो एडिशनल प्रोटेक्शन दे दी 35A से, नोबडी विल चैलेंज दोज एक्ट्स। आज की डेट में दैट प्रोटेक्शन इज गॉन। यू आर लकी, आई एम लकी, लद्दाख इज लकी दैट नन ऑफ दिस our selection of 3200 boys has been challenged by anybody from Jammu or from Punjab or from Himachal, ठीक है ना। वरना वो तो कोर्ट में जाते, वो बोलते कि भाई आपने ये जो एलआरसी लगाया हुआ है ये किस कॉन्स्टिट्यूशन में लगाया हुआ है। हाँ, डोमिसाइल आप रखते तो हम मानते कि अगर आप यहाँ पे 10 साल रह सकते हैं, 15 साल, वो अपना अपना होता है सिस्टम। ये जो आप कह रहे हो 15 साल का, ये जो J&K में है और ये हुआ था, सी दीज आर मैटर्स ऑफ some issues which are still being, these are issues which I cannot tell you, I am bound by my duty that these are not public matters, right? Only the people who are a part of it know it, right? इसमें जो मेरी नॉलेज लिमिटेड है वो ये कहती है कि इट वाज नॉट कि हम ये कर रहे हैं तो बाकी सेम रख रहे हैं ना। इट वाज ए प्रपोजल टू इंक्रीज द रिजर्वेशन ऑफ द लद्दाखी पीपल फ्रॉम 40, आज की डेट में 45 है ना एसटी की, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन क्या है, 99% एसटी है। तो इस वक्त हमारा जो रिजर्वेशन रूल है वो कहता है कि मैक्सिमम रिजर्वेशन हमारी 50% है, जिसमें से कि 40% एसटी है, 4% एलएसी है, 1% एससी है। तो 50 का हम नहीं क्रॉस कर सकते, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का उस पर रिस्ट्रिक्शन है, आप यू कांट इंक्रीज रिजर्व। तो ये एक पैकेज डिजाइन हुआ कि ये it will be increased, we will cross the Supreme Court line of 50%, because that power can be exercised in special circumstances, and we said that our state falls in that special circumstances. So this was a part of the whole thing, you get my point. So this 15 years was not an isolated thing, it was a part of a larger thing where many other things were there, and this was only one part of that. So as it is a matter which is a matter which is not public, so that's what I am saying, but I am assuring you one thing, that it is not an isolated case ki hum yahan pe, there is something which is along with it, which will protect the interest of the people to the maximum extent that our people get at least 95% of the job, right? अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें होती हैं, you can't make 100% post रिजर्व फॉर ए प्लेस, इट्स डिफिकल्ट। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये तो आपका चल गया कि किसी ने चैलेंज नहीं किया आपके एडवर्टाइजमेंट, वरना अगर वो चैलेंज करता तो हम क्या कहते, वो बोलते आपने क्यों लगाया इसमें एलआरसी, हम कहते एलआरसी हमने, उन्होंने कहा किस कॉन्स्टिट्यूशन में लगाया आपने एलआरसी,
अच्छा, एलआरसी के बाद वो हमारी रिक्रूटमेंट को कोर्ट एग्जामिन करता कि भाई आपने जो एलआरसी बनाया डज इट पास द टेस्ट ऑफ द लॉ। तो इसलिए हम लकी हैं क्योंकि यहाँ लद्दाख कोई आना नहीं चाहता। पीपल आर डिसइंटरेस्टेड इन द नॉन गेस्टेड पोस्ट हियर। तो किसी जम्मू वाले ने अप्लाई नहीं किया, किसी गांधरबल वाले ने अप्लाई नहीं किया, लेकिन कल को अगर आप गेस्टेड की पोस्ट मेडिकल की निकालते हो तो गांधरबल का बच्चा नहीं अप्लाई करेगा। अगर आपका डोमिसाइल का फिल्टर नहीं होगा तो फिर वो नहीं अप्लाई करेगा, करेगा ना। क्योंकि दूसरी आपको डेंजर ये है कि आपका जो शेड्यूल ट्राइब का लिस्ट है और जेएनके का है वो ऑलमोस्ट कॉमन है। हमारे यहाँ 12 है ना, 12 में से हमारे 8 अपने लद्दाख के ट्राइब हैं, 4 तो हमारे वो हैं जो हमारे यहाँ नहीं होते मगर जम्मू में है, जेएनके में है। जैसे गद्दी है, सीपी है। चलो गद्दी सीपी की छोटी पॉपुलेशन है, मैं मानता हूँ छोटी पॉपुलेशन है, वो बेचारे को 5-10 हजार भी नहीं है, लेकिन गुजर बकरवाल है ना। हाउ विल यू स्टॉप ए बॉय फ्रॉम गांधरबल टू अप्लाई अगेंस्ट ए पोस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर इन लद्दाख unless you have a domicile, because you cannot apply there because they have domicile. So in order that nobody should be able to apply, we have to have a filter and that filter is only domicile. तो ये एक लार्जर पैकेज था, बहुत सोच समझ के यहाँ के 95% पोस्ट जो गस्टेड हैं वो हमने सिक्योर करने का हमारा इंटेंशन है, गवर्नमेंट का इंटेंशन है। तो इट्स ए लार्जर सॉर्ट ऑफ ए थिंग। तो ये आइसोलेशन में मत देखिए इसको। सर ये जो आपने पानी एक्सट्रैक्शन की बात की, जो बंद हो रहा है वो ठीक है क्योंकि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, लेकिन आप एट द सेम टाइम अब फिर ये फ्लश टॉयलेट्स इनकरेज कर रहे हैं, जबकि लद्दाख खुला था टूरिज्म के लिए 1974 से। अभी तक तो कहीं भी कोई किसी को फ्लश टॉयलेट्स की जरूरत नहीं पड़े। जब डोगरा राज था तो उस समय भी फ्लश टॉयलेट की जरूरत नहीं पड़ा, ब्रिटिश कमिश्नर्स को भी फ्लश टॉयलेट की जरूरत नहीं पड़ा। और एक तरफ से जब किसी गेस्ट हाउस को बोरवेल निकालना हो तो उसका फ्लश टॉयलेट तो चलाना होगा सर, उस पर क्या कहेंगे। और ऑन द अदर हैंड एयरपोर्ट जो हमारा टर्मिनल बन रहा है उसके लिए 457 जो बोरवेल एक्सट्रैक्ट हो रहा है, कोई 350 फीट देर कहाँ पे हो रहा है? एयरपोर्ट टर्मिनल। No, sir. That is not for water. It is for geothermal energy. अच्छा वो अलग चीज। तो मैं आपको बताता हूँ, नहीं योर पॉइंट इज वेरी वैलिड, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू दैट जिसको हम दिचोत कहते, क्या कहते हैं जो ये ड्राई टॉयलेट है, हाँ दिस इज द बेस्ट थिंग। मैंने शुरू में कहा ना दिस इज बेस्ट थिंग, क्योंकि वर्ल्ड में कहीं नहीं है कि आप सुएज को फर्टिलाइजर में इंस्टेंटली कन्वर्ट कर रहे हो। हमें इससे ज्यादा बढ़िया चीज क्या हो सकती है। और यहाँ का एग्रीकल्चर जो है एंशिएंट टाइम्स में सर्वाइव इसलिए किया होगा, वरना यहाँ और कौन सी खाद होती थी। ये तो फर्टिलाइजर, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर बनना तो पिछले 70-80 साल से शुरू हुआ, जर्मन्स ने बनाना, जब जो ये अमोनिया बनना शुरू हुआ, जब से ये बना, ये तो बड़ी रिसेंट चीज है ना। पहले तो सारा जो है ऑर्गेनिक ही हुआ करता था ना। तो ये तो बहुत परफेक्ट सिस्टम है। और मैंने कहा ना यहाँ स्मेल नहीं होती, जो जम्मू में प्रॉब्लम आती है हमें वो यहाँ नहीं आती, बिकॉज यहाँ इतना टेम्परेचर लो होता है, आप उसके ऊपर पानी मिट्टी डाल देते हो तो वो अपने आप ही 2-3 साल के बाद खाद बन जाती है। दिस इज अवर फर्स्ट, मेरा हमेशा से ये रहा है कि जहां पे ये ड्राई टॉयलेट है ना इसको मेंटेन रखो, इसको प्रमोट करो, वो नहीं है। इशू ये होता है कि जब हमने एक सर्वे की, जब हमने सारे लोगों को पूछा, हमने ओयो एक कंपनी है उससे सर्वे करवाई विदाउट गिविंग हिम एनी मनी, तो हमने उसको कहा कि भाई अगर हम हमारे होम स्टे को कितना और अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो उन्होंने पूछा होगा, बहुत सारे लोग हमारे पंजाबी आते हैं, दिल्ली से आते हैं, वहां से उन्होंने पूछा होगा, उन्होंने बोला होगा कि यार हमें दिक्कत एक ही आ रही है, वो जो हमारे घरों में तो फ्लश की आदत है हमें, मतलब बच्चों को जो बचपन से आदत लगाएंगे वही लगेगी ना उनको, वो क्योंकि वो उनके लिए नई चीज हो जाएगी, हमारे लिए तो फैमिलियर है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप अगर फ्लश टॉयलेट का अरेंजमेंट करो जो विंटर, क्योंकि हम विंटर टूरिज्म भी बढ़ाना चाहते हैं ना, हम ये नहीं चाहते कि गर्मियों में लोग आए। तो गर्मियों में चलो फ्लश उन्होंने कर भी दिया, कोई इशू नहीं। विंटर में कोई नहीं आता यहाँ पे, क्योंकि विंटर में तो इवन बहुत बड़ा सोफिस्टिकेटेड घर भी होगा ना, उसको भी अल्टीमेटली बाल्टी में पानी रखना पड़ता है, यहाँ वो जम जाता है सब कुछ। तो हमने कहा कि विंटर फ्रेंडली अगर रखेंगे तो उससे हमारा राउंड द ईयर टूरिज्म चलता रहेगा। अब कुछ लोगों की डिमांड है, मतलब मान लीजिए जो हमारा पिछले दिनों पीक पे जो 5 लाख आया था, तो मोस्टली मुझे लगता है कि उनमें से जो 3.5 लाख तो ये होंगे जो नॉर्थ इंडिया के लोग होंगे जो ये फ्लश वाला इस्तेमाल करते हैं। तो उनकी है डिमांड होगी कि ये हमें अच्छा लगेगा अगर आप हमें फ्लश टॉयलेट दी, इसलिए हमने उसमें पार्ट है, बट इट्स ए वॉलंटरी। पिछले दिनों जब हमने कहा कि इसको बनाना है, बाकी हम दूसरा इंसेंटिव नहीं देंगे, तो फिर उन्होंने बड़ी वो किया, एतराज किया कि भाई ये तो हमको जरूरत भी नहीं है, वो चाहिए भी नहीं, और लोगों को भी, अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अंग्रेजों बिकॉज वो भी ठंडे इलाके के लोग है ना, उनका भी कल्चर ऐसा ही है। वहां भी दे डोंट यूज वाटर आफ्टर गोइंग टू व्हाटएवर टॉयलेट, और वो उनका कल्चर है। वहां पे दे यूज द टिश्यूज। तो टिश्यू चाहे यूज करो, चाहे आप कोई और छोटी सी चीज यूज करो, वो
कल्चर कॉमन है बिकॉज दे आल्सो बिलोंग टू द सेम एरिया, आर्कटिक एरिया से आते हैं, सेमी आर्कटिक से, जहाँ पे ठंड होती है, तो वो कंफर्टेबल है। यूरोपियन को तो चाहिए ही नहीं, वो तो फ्लश इस्तेमाल करता ही नहीं है, वो कोई इशू नहीं है, फॉरेनर से हमें कोई दिक्कत नहीं। मगर हमारी फॉरेनर की जो टूरिस्ट की परसेंटेज है वो है कितनी, 5 लाख में से 35,000 होंगे, वो 40,000 होंगे वो। लेकिन जो हमारा बल्क टूरिस्ट आता है ना, उसकी ये डिमांड होती है। फिर भी हम ये कहते हैं कि अगर देखो हर घर में एक ड्राई टॉयलेट तो होना ही होना है, ये तो होगा नहीं कि वो ड्राई टॉयलेट बंद कर देंगे, क्योंकि वो एक तो उनको फर्टिलाइजर का लॉस होगा, दूसरा वो उनको सूट नहीं करता है, ठीक है ना, यहाँ के लोगों को नहीं सूट करता है, तो ड्राई तो होना ही होना है हर घर में। पर हम कह रहे हैं कि अगर फ्लश का भी अगर आप अरेंजमेंट करते हैं तो टूरिस्ट जो बाहर से पंजाब से आ रहा है या कहीं और से आ रहा है वो कंफर्टेबल फील करता है। और जो आप कह रहे हो कि फ्लश, तो आजकल तो पानी को कंजर्व करने के लिए फ्लश के भी बड़े किस्म आई हैं, जो कि सिर्फ आधा लीटर, कोई लीटर, इस तरह का भी सिस्टम बना हुआ है, तो वो उतना कोई बड़ा इशू नहीं है। जिस घर में अगर पीने के लिए पानी, देखिए हम पीएचई वाले देते हैं गांव में 55 लीटर पर पर्सन, ठीक है, एक घर में 5 बंदे तो होंगे या 4 होंगे, 5 रख लो, तो 250 लीटर पानी आ गया। तो 250 लीटर तो कोई पीता नहीं ना, किचन में भी इतना इस्तेमाल नहीं होता है, इससे इस्तेमाल होता है कितना, अल्टीमेटली सारे मिला के पानी वानी खर्चा मिला के तो हो जाता होगा 250 में से 50 लीटर खर्च, 200 लीटर फ्री बचता है। कितने फ्लश कर लोगे आप, 2, 3, 4, 5 लीटर, लीटर भी जाएगा, 5 बार करोगे 5 लीटर ही जाएगा 200 लीटर में से। सो इशू वो नहीं है, इशू ये है कि ये लोगों को कल्चरली किसी को कंफर्टेबल लगता है, किसी को डिस्कंफर्ट लगता है। हम ये चाहते हैं कि भाई कोई डिस्कंफर्ट के कारण कोई डिस्करेज ना हो जाए, छोड़ो यार होटल में ही रहते हैं, वहां फ्लश भी होता है, क्या होम स्टे में रहना है। तो हम चाहते हैं कि रूरल टूरिज्म प्रमोट हो, ठीक है ना, या हो सकता है रूरल एरिया में ही किसी ने कोई होटल बनाया हो छोटा जिसके पास फ्लश हो, लोग कहेंगे ना उधर रहते हैं यार, इसके घर में क्या रहना, यहाँ तो बड़ी दिक्कत आती है। तो पर्पस वो था, ऐसा नहीं। सर जैसे आपने कहा कि अभी हाँ ये कारगिल से, हाँ यस, थैंक यू सर। कुछ क्वेश्चंस था मेरा सर। बताइए। जैसे आपने कहा कि लद्दाख के अंदर जो खासकर मेडिकल सेक्टर है उसमें बूस्ट देखने को मिल रहा है और मेडिकल कॉलेज की सैंक्शंस की बात करी। सर करगिल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इस वक्त काफी इश्यूज देखने को मिल रहा है, जिसमें खासकर जो स्टाफ की अशद कमी देखने को मिल रहा है। गायनेकोलॉजिस्ट की बात करें, फिजिशियन की बात करें, तो इससे पेशेंट्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ओवरऑल हमारे अपडेट के हिसाब से वहाँ पे जो स्टाफ की कमी है, तो इसके ऊपर कैसे एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और रिसेंटली कई सारे प्रोटेस्ट भी देखा गया यहाँ की महिलाओं का। नहीं, यू आर वेरी राइट। देखिए इस वक्त यू आर इसहाक ना, इसहाक, आई शेयर इट विद एवरीवन, मेडिकल ऑफिसर इज द बैकबोन ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट। ये तो शुक्र करो भगवान ने हमें एनएचएम दिया हुआ है, तो एनएचएम में हमने किसी भी किस्म का डॉक्टर लगाया, एमबीबीएस भी लगाया है, आयुर्वेद वाला भी लगाया है, होम्योपैथी वाला भी लगाया हुआ है, वो बेचारे सब्स्टिट्यूट बन गए हैं हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के। तो मतलब वो समझ लो जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए वो बेसिकली देवर द गैप फिलिंग के लिए हमने एनएचएम बनाया था कंट्री में, कि जहां पे गैप फिलिंग की जरूरत है वहां पे एनएचएम होगा। लेकिन एनएचएम रेगुलर हेल्थ डिपार्टमेंट तो नहीं ना है, रेगुलर हेल्थ डिपार्टमेंट की बैकबोन है मेडिकल ऑफिसर। इसाक स्पोक अबाउट द कंसल्टेंट्स, आई विल कम टू दैट आल्सो। मेडिकल ऑफिसर की हमारी 175 पोस्ट है, सैंक्शनड है लद्दाख के लिए, 125 खाली है। तो व्हाट परसेंटेज इज खाली? 72%, and we are not able to do the direct recruitment. See, this is a crisis, that's what I say. इस वक्त उन बच्चों की ही जरूरत नहीं है रिक्रूटमेंट की जिन्होंने एमबीबीएस की है, इधर तो डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ गई है, डिपार्टमेंट बंद होने वाला हो गया। 175 जिसकी पोस्टें हों और जिसमें से 125 खाली हों, वो डिपार्टमेंट कैसे चल सकता है? ये तो भगवान का शुक्र है कि एनएचएम है, वो चलो कहीं बेचारे, बट दे आर जस्ट सब्स्टिट्यूट, दे आर नॉट रेगुलर डिपार्टमेंट। आप टीचर्स की बात करो, 350 के करीब या कितने एग्जैक्ट फिगर नहीं, हमारे लेक्चरार्स हैं, 120 खाली, 250 या 300 के करीब है, फिगर एग्जैक्टली मैं आपको डिपार्टमेंट से लेके दे रहा हूँ। 120 लेक्चरार नहीं है, कैसे चल रहे हैं हमारे हाई स्कूल, कैसे चल रही है हमारी हाई सेकेंडरियां, कैसे चल रही हैं? मुझे तो कोई समझ में नहीं आ रहा कि मतलब वहां तो एनएचएम भी नहीं है। चलो समग्र शिक्षा में कुछ होगा एबीसीडी, बट दैट इज जस्ट ए गैप फिलिंग। जो आदमी टेम्परेरी है वो उस मेहनत से थोड़े, या उससे आप इतनी कमिटमेंट थोड़े ले सकते हो। तो इसीलिए regular recruitment of gazetted post has become necessity both of the youth as well of the UT administration. जब से ये 3200 बंदे लगे ना, मैं इतना कंफर्टेबल हूं, क्योंकि अब मुझे कोई कमी नहीं है नॉन गेस्टेड की, हर जगह बच्चे भरे हुए हैं, भरे हुए हैं, कोई इशू नहीं। अब उनको ट्रेन करना है, वो आस्ते आस्ते पिकअप कर रहे हैं। नए लड़के हैं, किसी को अभी कोई लीगल असिस्टेंट लगा था, उसको भी तो 1 साल लगेगा सीखने में, कैसे किताब, कैसे ऑर्डर बनाना है, कैसे वो काम करना है, मगर बंदे तो हैं हमारे पास।
हमारे पास जितने भी हमारे अकाउंट्स असिस्टेंट है सारी पोस्टें भर गई, 70 80 90 आ गए, फर्स्ट क्लास अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग करके आएंगे काम करेंगे। उसी तरह प्लानिंग असिस्टेंट, मतलब नॉन गस्टेड में हम कंफर्टेबल हो गए, पूरे कंफर्टेबल हो गए, कोई दिक्कत नहीं ना पब्लिक। गस्टेड में तो वी आर, हर साल बंदे रिटायर तो हो रहे हैं। आज की डेट में हमको डायरेक्टर नहीं मिलता हेल्थ सर्विसेज का। ये तो जिसको हमने लगाया ना, वो जबरदस्ती का लगाया उसको हमने। वो तो कहता है मैंने 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 बनना ही नहीं है, वो लिख के दे दी। मैंने कहा बनना नहीं तूने तो किसने बना, किसको बनाना है? मैंने कहा जबरदस्ती, मैंने कहा नौकरी छोड़नी छोड़ दो। बेचारा जबरदस्ती का हमने डायरेक्टर बना के, वो है ही नहीं अफसर। कल को मैं सोच रहा हूँ वो रिटायर हो जाएगा, अब किसको बनाएंगे? एमडी एनएचएम का चार्ज हमने दे के रखा है एक आईएएस ऑफिसर को, जो कि 2006 बैच का है। So it has become a necessity. Direct recruitment or filling the custard post has become necessity of UT administration. वो लोग कहते हैं जी यूथ, मैंने कहा यूथ तो है ही है, यूथ को तो जो बच्चा एमबीबीएस करके बैठा वो तो बेचारा परेशान है ही है, लेकिन हमारी अपनी जरूरत भी, हमारे डिपार्टमेंट खाली हो रहे हैं। तो इसलिए ये बात जो आप कह रहे हो ना कि अब कैसे डील करें, शुक्र करो कंसल्टेंट में हम कंफर्टेबल हैं। कंसल्टेंट में इसहाक अवर वैकेंसी इज अराउंड 32%, नॉट 72%। तो लद्दाख में उस वहां पर क्या इशू हुआ था कि जो हमने लोग प्रमोट किए कुछ, अगर आप उससे लिंक कर रहे हो, तो उसमें क्या हुआ कि लद्दाख से हमने 2 बंदे रेगुलर पोस्ट रिक्रूट किए, सीनियर कंसल्टेंट। अब वो लेके रहने वाले हैं, वो करगिल जाना नहीं चाहते। फिर जो करगिल में हमने आर्थो का था या आई का डॉक्टर था, वो वहां किया था, वो आया नहीं, ठीक है ना। तो हम भी फोर्स नहीं करते, क्योंकि अब करगिल का है वो, यहाँ अगर यहाँ काम चल रहा है हमारा, क्यों हम करगिल को जबरदस्ती यहाँ लाएंगे? तो उसको भी हमने नहीं लाया। ये जो 2 नए हमने रिक्रूट किए, सॉरी प्रमोट किए, ये कहने लगे जब वो नहीं आया था तो हम भी नहीं जाएंगे। अब हमने क्या तरीका निकाला है इसका कि देखो भाई, जहां तो रेगुलर पोस्ट बीपीसी हुई है वो तो जाना ही पड़ेगा, यू फोरगो दिस प्रमोशन। हमने उनको ऑफर दिया कि अब आप ये रेगुलर प्रमोशन फोरगो कर दो, हम आपको ऐसे ही सीनियर कंसल्टेंट बोलेंगे। हम कहेंगे जब की सर्विस 12 साल हो गई, इसको कंसल्टेंट नहीं बोलना है, इसका नाम हो जाएगा सीनियर कंसल्टेंट। तो तनख्वाह तो उनको पहले ही मिलती है, जो प्रमोट हो गए जाना उससे ज्यादा मिलती है उनकी एज ए कंसल्टेंट। वो भी एग्री कर गए हैं। अब हम उनसे ले रहे हैं कि भाई आप अपनी रेगुलर प्रमोशन फोरगो करो, बिकॉज हो सकता है अगला बच्चा जो आए वो करगिल का ही हो, तो वो करगिल में ही एडजस्ट हो जाए। तो पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि पीपल आर नॉट विलिंग टू मूव फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर ऑल्सो ना। और हम भी नहीं चाहते हैं कि कोई अनविलिंग बंदा भेज जाए जो वहां बैठे ना, हर बहाने निकाल के वापस आ जाए। तो कंसल्टेंट का भी हमारे काफी वैकेंसीज है, मेरे ख्याल में 32% मैंने बोला है। तो जैसे ये रिक्रूटमेंट्स भी शुरू हो जाएंगी, बीपीसी हम रेगुलर कर रहे हैं, ऑफिशिएटिंग प्रमोशन हमने सबको दी है, तो वी होप दैट कुछ वहां कमी जरूर है। क्योंकि कारगिल की और लेह में हम कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कारगिल इज ए 100 बेडेड सैंक्शनड हॉस्पिटल, लेह इज ए 150 सैंक्शन बेडेड हॉस्पिटल। तो यहाँ पे जो कंसल्टेंट का नंबर, मिकदार स्टाफ की ज्यादा है कारगिल से, बिकॉज कारगिल बाद में बना, ये पुराना अस्पताल है, तो इसलिए यहाँ पे हमेशा थोड़े से ज्यादा रहेंगे करगिल में। तो अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये तो मेडिकल कॉलेज बन जाएगा, इसको बहुत सारे कंसल्टेंट मिल जाएंगे अब, है ना। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कारगिल के लिए हम 200 बेड का प्रपोजल बना रहे हैं कि इसको आप 200 बेड का स्टाफ सैंक्शन कर दो, वो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिख रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश ये है और उम्मीद भी ये है कि आने वाले टाइम में क्या पता कारगिल भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दर्जा उसको नेक्स्ट स्कीम में मिल जाए, क्योंकि लास्ट स्कीम जो है 2019 में खत्म हो गई है, तो नई स्कीम भी तो आएगी। तो वो जब होगा तो तब हमारा ओवरऑल जो कंसल्टेंट का नंबर है कारगिल में, जो इस वक्त कमी है, वो पूरी हो जाएगी। सर पहले 2 to 3 टाइम्स अनाउंसमेंट जो हुआ था करगिल हॉस्पिटल के जो बेडिंग सेंक्शन को लेके, और 300 बेड सेंक्शन को लेके अनाउंसमेंट भी पिछले एलजी के द्वारा भी किया गया था, और इस अभी नए एलजी के द्वारा भी एश्योरेंस दिया गया था कि इसको एक्सटेंड किया जाएगा बेडिंग सेंक्शन को। इसको 100 बेड्स के अंदर क्योंकि जो नॉर्म्स है हॉस्पिटल के नॉर्म्स के हिसाब से बेडिंग का जो स्पेस है वो दिखाई नहीं देता है, क्या कहना है? नहीं, जो हमारा पुराना हॉस्पिटल था ना, जो कारगिल टाउन में था, उसमें 100 बेड थे। जो हम नए आए हैं ना, वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इशू नहीं है। मतलब आप कहो कि हमने ज्यादा हमने वार्ड्स बनाने हैं, ज्यादा बेड डालने हैं, वो कोई इशू नहीं है, दैट इज अ मनी, दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब आप हॉल बना दो, उसमें 50 बेड एडिशन लगा दो, दैट इज नॉट एन इशू एट ऑल, बिकॉज दैट वी हैव बीन डूइंग। वो तो ये कह रहे थे कि इसको 300 बेड लगाओ, मैंने कहा 300 बेड अगर आप लगाओगे तो बेड के ऊपर अगर आदमी होगा उसके पास नर्स भी तो जानी चाहिए ना, उसको ड्रिप लगाने वाला भी कोई होना चाहिए। तो यू कैन नॉट गो ऑन क्रिएटिंग बेड्स व्हेन देयर इज नो नर्स टू लुक आफ्टर द पीपल, बिकॉज नर्स तो सिर्फ 100 के लिए है ना, डॉक्टर भी 100 के लिए है। तो वो बेचारे जो 50 आदमी है इस वक्त, तो डॉक्टर कोप कर लेता है, वो कहता है चलो जहां मुझे एक बंदा, मेरे हिस्से 10 आ रहे थे, मैं 15 कर लूंगा।
लेकिन कितने लेवल तक कर पाएगा? अगर आप उसको डबल कर दोगे, फिर ट्रिपल कर दोगे, तो वही हम कह रहे थे कि इसको आप 200 तक रखो अभी। ये स्टाफ 200 तक हैंडल कर सकता है, चाहे हम उसमें थोड़ा सा टेम्परेरी भी ला लें, आउटसोर्सिंग भी कर लें, 300 सर्वाइवल नहीं होगा, वो कोलैप्स कर जाएगा। तो इसीलिए हमारा हमारा बेड लगाना या वार्ड खुले बना बना के वो इशू ही नहीं है। वो तो आप जितने मर्जी बिल्डिंग बना लो, जितने मर्जी बेड लगा लो, मशीनें ले लो, वो कोई इशू नहीं है। इशू है कि मशीनें चलाने वाला, डॉक्टर सेवा दे करने वाला, उसको देखने वाला जो स्टाफ है वो नहीं है। तो स्टाफ 100 का ही सेंक्शन है, इसलिए हम बड़े कैलकुलेटेड मैनर से जा रहे हैं कि उतना ही हम उसको एक्सपैंड करें जितना हमारा स्टाफ उसको केटर कर सकता है। जब स्टाफ बढ़ जाएगा तो उसको और बेड लगा देंगे। वहां इतनी खुली जगह है नए अस्पताल में, वहां तो आप 300 क्या वहां 400 का भी बेड बना सकते हो। सर सर, जैसे आपने आपने बहुत सारे चैनल्स का विजिट किया, मुख्तलिफ चैनल्स का विजिट किया नए, तो नमकीना और फोटोला चैनल के बारे में कुछ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी है, इसके ऊपर भी काम चल रहा है। ये बेसिकली नमेगला फोतुला का मैंने जान के नहीं मिला, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इट। वो उसका काम जो है वो नेशनल हाईवे खुद कर रहा है, और वो भी एक मतलब जिसको कहते हैं ना कंसेप्शन स्टेज के ऊपर है कि हम नामिकला को भी नीचे से निकालेंगे और फोतुला को भी कर, दैट इज ऑल्सो देयर। सर सर्विस सर, प्रोविजन करगिल में ऑफ वेदर आइस हॉकी रिंग का एक क्या? जो है आइस हॉकी रिंग। एक काम चल रहा था, उसका क्या स्टेटस है? हाँ, आइस हॉकी रिंक जो है कारगिल में हम उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, बिकॉज हमारे को ये लगा कि जो अंदर रिंक जो है वो तो ठीक है, लेकिन रिंक में जो बैठने की जगह है, जो जो लोग बैठते हैं वो थोड़ा कंजेस्टेड है और लोग गिर सकते हैं, रिंग के ऊपर प्रेशर आता है। तो हम उसको वाइड कर रहे हैं, बड़ा बड़ा बना रहे हैं। दूसरा, कारगिल के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि आप लोगों को ने बहुत अच्छा किया, कारगिल वालों ने 500 कनाल जमीन जो है वो स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने क्या करते हैं उसको आइडेंटिफाई करके दे दी है। और उस 500 कनाल जमीन के ऊपर हम एक पूरा बाजाफ्ता प्लान तरीके से वन बाय वन करके एक पूरा स्पोर्ट्स का एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जो कि हमारे बजट के हिसाब से जैसे जैसे हमारे पास पैसे होते रहेंगे, हम पहले ये वाली फैसिलिटी बनाएंगे। मान लीजिए पहले बैडमिंटन कोर्ट्स बन गए, उसके बाद होता वॉलीबॉल कोर्ट बनाए, उसके बाद ऐसा करें। लेकिन वो इलाके का पूरा मास्टर प्लान जो है वो हम बना रहे हैं। और उस मास्टर प्लान में आज की डेट में ये है कि जब ये आई थी SAI की जो ऑफिसर आई थी वो हमारे पास, वो कहने लगी, तो मैंने कहा आप हमें कंसल्टेंसी दो, 500 कनाल जमीन आपको दे दी, उसके हमने कागज मंगा लिए, कागज आप हैं हमारे पास ठीक ठाक है, जमीन भी है। अब हमने कहा कि इस 500 कनाल के ऊपर कहाँ क्या होगा आप हमें बना के बताओ। अब वो SIA वाले कह रहे हैं कि नहीं, इसके लिए आप हमें इतने पैसे कंसल्टेंसी दो। तो हमने कहा भाई कितने पैसे आपको चाहिए बताओ ना कितने, क्योंकि कंसल्टेंसी इज ए परसेंटेज ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। अब वो प्रोजेक्ट कॉस्ट कहते हैं हमें पता नहीं है इस वक्त कितनी है। मैंने कहा फिर आप एक रफ बताओ कि आपको मास्टर प्लान के लिए कितना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप सिविल में भी किसी आदमी को, लोकल लड़का अगर कोई आर्किटेक्ट है, मैं हमेशा से प्रेफर करता हूं कि लद्दाख के जो लोकल आर्किटेक्ट्स, आई हैव फाउंड देम मच बेटर, दे थिंक मच बेटर, उनका एप्लीकेशन ऑफ माइंड अच्छा होता है, वो चीज बनाते हैं, अच्छी बनाते हैं। तो अगर वहां पे भी कोई लड़के ऐसे हैं, मैंने सिटी साहब को कहा है उनको बुलाओ, उनको जमीन दिखाओ, उनको बोलो कि आप कंसीव करो। आजकल तो सब कुछ इंटरनेट के ऊपर है, देखो आइडियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऐसा होता है, उन्हीं को बोलो कि ये बनाएं। फिर जब एक बार हमें पता लग जाएगा कि हमें यहाँ पे बैडमिंटन हॉल बनाना है, यहाँ बास्केटबॉल कोर्ट बनाना है, यहाँ स्क्वाश कोर्ट बनाना है, या जो भी और गेम्स बनानी है, जब एक बार जगह फिक्स होगी मास्टर प्लान में, फिर उस जगह का क्या DPR होगा वो तो एक अलग चीज है, वो हम बना देंगे। सर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे आपने बताया, मगर सर्विस प्रोविजन पे आप क्या कहेंगे सर? जैसे रिसेंटली SNM हॉस्पिटल में एक एलिगेशन हुआ था कि न्यूनेटल डेथ का, और फैमिली का एलिगेशन भी आया था सर, उसका एक कमेटी भी फॉर्म किया गया था, इंटरनल और स्टेट कमेटी। फिर अभी इट्स बीन 1 मंथ नाउ, तो उस पर कोई कॉन्क्रीट नहीं आ रहा है, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस आ रहे हैं सर, लोग बोल रहे हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, दो देयर आर नो फॉर्मल कंप्लेंट, बट इन सोशल मीडिया इट इज गोइंग ऑन सर। आप उस पर क्या कहेंगे सर? You have brought it to my knowledge. Sincerely, I was not aware of that, because I have handled this department in J&K also for pretty 2.5 years, and I have handled this department here. I can guarantee you, the SNM hospital and the Kargil hospital, if you rate them on the district hospital of the country, they are the best. मैं आपको the best कह रहा हूँ। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे कि अगर कोई ऐसा एलिगेशन है, तो वी विल डेफिनेटली इंक्वायर इनटू इट। बट आई कैन टेल यू, मेरा एक ऑफिसर, ये हमारे फ्रैंकलिन साहब, ये बीमार हो गए बहुत, इनका एक लंग जो है ना वो पानी भर गया उसमें, तो ही कुड नॉट ब्रीथ। तो ये कुछ दिन तो घर में ही रहे, फिर वो अस्पताल में चले गए। हॉस्पिटल में मेडिकल आर्मी के डॉक्टर्स आए, वो कहने लगे जनाब बहुत सीरियस मसला है। मैंने कहा अवर डॉक्टर्स कैन हैंडल इट। 3 days ही अप्रूव्ड एंड ही इज गुड। सो आज की डेट में भी हमारे डॉक्टर्स बहुत डेडिकेटेड हैं,
जो भी बंदा बाहर का था वो कहता जनाब आपका जो आज सुबह हमारे जो कैबिनेट रैंक के हैं वाइस चेयरमैन नीति आयोग, वो यहाँ 2 दिन रहे, वो आर्मी हॉस्पिटल में 2 रातें रहे, कुछ दिन हमारे पास रहे, मगर हमारा स्टाफ उनके साथ था। जाते वक्त वो HLG को बोल गए कि आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स दीज एंजल्स हु हैव लुक्ड आफ्टर मी। जितने भी लोग यहाँ आए, मेरे यहाँ पे प्रमोद जैन जी आए, जो तो उनको भी थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होगी हॉस्पिटल नहीं गए, कहते यार तुम्हारे नर्सेज इतनी अच्छी हैं, तुम्हारा हॉस्पिटल इतना अच्छा है। तो हमारा स्टाफ बहुत डेडिकेटेड है, दैट कैन आई टेल यू। अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है आप हमारी नोटिस में लाइए, वी विल डेफिनेटली। सर, जैसे तो अभी recently आपने ये जो कोचिंग केस हुआ आपके संज्ञान में है, तो उस पे क्या कहेंगे सर? क्योंकि काफी पिछले जो बीते हुए सालों में कोचिंग केस हुआ, रिसेंटली तो सब कुछ जिस तरह से हमने सुना, सबूत भी मिला, सब कुछ मिला। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, लद्दाख का इतना जो एक मतलब यहाँ का कल्चर है ना, वो है कि यहाँ पे एवरीबडी इज फियरलेस। men when I say it includes mankind, womankind, whatever humankind, and the wildlife, everybody is fearless here. जंगलों में इतने झुंड जानवरों के मैंने तो नहीं कहीं देखे, ना दिखते हैं, सिवाय आर्टिफिशियली जब आप किसी कान्हा नेशनल पार्क में जाते हो या कहाँ जाते हो, वहां वो हिरणों के झुंड आपको दिखते हैं। यहाँ ट्रू जंगलों में झुंडों के झुंड दिखते हैं आपको, और गांवों के पास होते हैं वो। दिस मीन्स दैट देयर इज ए कल्चर ऑफ फियरलेसनेस, एनिमल्स फ्रीली मूव करते हैं, उनको हंटिंग का डर नहीं होता है। ये एबरेशंस हैं, दीज आर एबरेशंस। मेरे यहाँ के 4.5 साल के स्टे में मैंने सिर्फ 2 कंप्लेंट्स सुनी है। एक मैंने पहले सुनी थी, उसमें ये कंफ्यूजन था कि क्या वो पुलिस वाला था या क्या वो आर्मी वाला था। वो बड़ा उसका शोर हुआ, मगर उसमें रिकवरी हमें कुछ मिली नहीं, तो रिकवरी के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। फिर दूसरा एक और एलिगेशन हुआ, किसी सिटीजन ने कहीं कुछ वैसा इंसिडेंट हुआ, उसमें भी मिला कुछ नहीं, तो हम कुछ नहीं कर सकते। वी ट्रीटेड एज ए false information. This time, for the first time, when this information we received that a ibex कहते हैं ना उसको, वो ibex was hit, तो वो रिकवर हो गया। मतलब थैंक उस मतलब क्या मतलब वो हमें जानवर जख्मी मिल गया, जिसके दोनों आगे जो आगे 4 लेग्स थी वो दोनों हिट थी, डैमेज थी। एनिमल रिकवर हो गया। एनिमल जब रिकवर हुआ तो कुदरती जो वो जिन लोगों ने वो हंटिंग की थी वो भी आइडेंटिफाई हो गए। Police and wildlife, at the night everybody moved, they recovered the weapon, it was a licensed weapon। जब रिकवर किया वेपन, फिर उसके घर की तलाशी हुई, वहां पे दे रिकवर्ड मटन मीट ऑफ द some other animals also. No, we cannot tell because we have sent it to the forensic lab in the देहरादून। अब वही बताएंगे देहरादून वाले कि ये क्या लैम का है या किसी वाइल्ड लाइफ का है। It has been confiscated and sent there. People are in the custody, they are arrested. First they remained with us for wildlife, then we have got the judicial custody from the court. Now we have even been able to recover the bullet। मतलब आप इतने जंगल में बुलेट ढूंढना कोई आसान काम है? 3 दिन पुलिस वाले लगे रहे और उन्होंने फाइनली दे रिकवर्ड द बुलेट व्हिच वाज फायर्ड। सो टू माय माइंड I have said that this is a challenge to whole Ladakh, because here we have a culture of fearlessness of animals। वो हमें किसी भी कीमत पे 1-2 आदमी जो हैं वो उसको खराब अगर करना चाहते हैं, वो नहीं हम होने देंगे किसी का। और आई एम टोल्ड दैट, अब मैं बोलना नहीं चाहिए मुझे, मगर दे आर रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स। अगर कोई आम आदमी करे समझ में आता भी है। रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट इज सपोज टू एजुकेटेड, सपोज टू नो सम लॉ। आज की डेट में हिंदुस्तान के अंदर आप किसी जानवर को नहीं मार सकते भाई, कोई वाइल्ड लाइफ को आप किल कर ही नहीं सकते हो। 7 years पनिशमेंट है, 7 years का जेल, दिस मींस इट्स ए वेरी हीनस क्राइम। तो इसलिए हमने वो कवर किया हुआ है। वी आर फॉलोइंग इट अप एंड वी विल मेक इट श्योर दैट द गिल्टी हु आर इन्वॉल्व्ड इन दिस केस आर ब्रॉट टू जस्टिस, बिकॉज ये हमारे सारे एनिमल्स किंगडम जो है, ये जो जिसके लिए हम जाने जाते हैं लद्दाख, राइट फ्रॉम द्रास अप टू चांगथांग, मैंने कहीं से मुझे एक आवाज भी नहीं आई या एक मतलब इशारा भी नहीं आया कि भाई ये आदमी जो थे, जिस तरह अदरवाइज होता है ना, कोई आदमी पकड़ा जाता है 100 सिफारिशें आ जाती हैं, जनाब बड़ा इनोसेंट आदमी, किसी की नहीं। मतलब अब 10 दिन होने लगे, 7-8 दिन होने लगे, एक बंदे ने मुझे नहीं फोन किया कि जनाब ये कौन है, ये कौन है, क्रिमिनल है, किसी ने, नोबडी इज विद देम।
Law will take its course, I'm telling you. सर देयर आर फ्यू थिंग्स जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो रैलीज आपने देखे होंगे कांग्रेस पार्टी या बीजेपी के डिबेट्स में भी काफी कुछ चर्चे होते हैं। एक तो सर जिस तरह से हिसाब से आपने अभी रेशियो निकाला, जहाँ ये बताया गया कि लद्दाख में गवर्नमेंट जॉब्स करने वाले ज्यादा हैं, फिर भी कुछ डिपार्टमेंट्स में अभी भी ये कहा जाता है कि मैन पावर की कमी की वजह से काम नहीं हो पाता है। दूसरा सर बच्चों को हर वक्त कोई भी एग्जाम होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी SBI का रहा, उनको बाहर जाना पड़ता है, आपको भी पता है कि किस बहुत एक्सपेंसिव है ये। तीसरा सर ये भी कहा गया कि बच्चे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस पे या अपने इश्यूज को एड्रेस नहीं कर पाते हैं या आप तक नहीं पहुंच पाते होंगे, क्योंकि ये बताया जाता है UT एडमिनिस्ट्रेशन पे और उनको धमकी दिया जाता है। और बहुत सारी चीज़ों पे जैसे रिक्रूटमेंट का है, वो खुल के इसलिए नहीं बोल पाते हैं कि बहुत बारी काउंसिल जब काउंसलर से या काउंसिल से पूछते हैं धमकी के बारे में, तो उन्होंने ये कहा अभी हमारे नोटिस में नहीं आया है, तो अगर धमकी इस तरह दिए जाते हैं तो हमारे नोटिस में लाए। तो कुछ इन चीज़ों पे हम क्लैरिफाई करेंगे। सर एक और बहुत बड़ी बात उन्होंने ये भी डिस्कशन करते नजर आए हैं, दिस हॉलिनेस द 14th दलाई लामा जब उनका यहाँ विजिट होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने खुद ही जेड सिक्योरिटी दिया है इस बार उनको, पर जब वो लद्दाख आते हैं तो UT से कोई उनको रिसेप्शन नहीं देते हैं। ये कुछ देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि नॉट टू टॉक ऑफ ह्यूमन काइंड, एवरीबडी इज फियरलेस इन लद्दाख। सो ये तो मेरे लिए आप कह रहे कि लोग डर रहे हैं बोलने में, आई कैन अश्योर यू लेट देम बी फियरलेस। देखो, फियरलेसनेस इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग इन दुनिया में। फियरलेसनेस के लिए तो, फ्रीडम के लिए तो दुनिया लड़ती है ना, तो किसको ये मनाही है कि वो अपनी बात जो है जेन्युइन ना कहे। यू माई बिहाफ ऑन बिहाफ ऑफ, आई कैन टॉक ऑन बिहाफ ऑफ HLD एज फार एज दिस, I can talk on behalf of my team. Let everybody be fearless. They can say anything. They can go anywhere. They can criticize anything. I assure you, not. I would rather be happy people if they, because जब आप कोई बात करेंगे ना, हो सकता है वो गलत हो, जब आप करेंगे ही नहीं तो आप गलत को सच मानेंगे ना। फिर आपने बोल दी कोई बात, आपने बोल दी कि जनाब यहाँ तो जहाज उड़ रहे हैं, फिर अगर आप बोलते ही नहीं तो आप दिल में रखते हैं ना कि जहाज उड़ रहे हैं यहाँ पे, फिर जब आपको सच्चाई का पता लगा तो आपको कम से कम इतना तो इल्म हुआ कि नहीं, जहाज नहीं उड़ रहे, पतंगे ही उड़ रही। मतलब सी, अनलेस यू एक्सप्रेस, इट मे बी फॉल्स, इट मे बी रॉन्ग, if you have not expressed your mind, only then somebody will say that no, sorry sir, this is not correct. Then you will come to know that I was partly correct, I was partly incorrect. So everybody has every freedom. This country assures you only one thing, freedom of speech. So I don't think anybody should have that problem. And if anybody can tell me, I am declaring you, I am the head of the administration here, and I am the Home Secretary also. If anybody tells you somebody is threatening you, tell me. Then I will show him what the law is. He will face the consequences for actually intimidating a lawful citizen. ऐसा थोड़ी है, बिल्कुल नहीं। फेयरलेस होना चाहिए, बच्चों को तो फेयरलेस होना चाहिए। हमारी तो सबसे बड़ी इस नेशन की स्ट्रेंथ ही हमारी फेयरलेसनेस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। डोंट वरी अबाउट दैट। अगर मेरा एक क्वेश्चन है सर कि हमारे लद्दाख में रूरल हो या अर्बन हो, हर जगह पर स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है सर। हाँ, तो इससे काफी लद्दाख का भी नाम, क्योंकि बाहर से जो भी आते हैं कि हर जगह लाइट प्रोवाइड होते हैं सर। तो यहाँ पर 50% जो है अभी स्ट्रीट लाइट जो है, खासकर सोलर लाइट, वो सब बंद पड़े हैं सर। तो इसके लिए क्या इकदाम उठा रहे हैं सर? you have brought a good thing to my notice. We'll take action. हाउसिंग का मतलब इसके अंदर, सिटी के अंदर, Streets का सर, बाकी रूरल गाँव में भी हर जगह लगे हुए हैं सर। ठीक है, we'll just definitely look into this. सर टूरिज्म का ये क्लेम किया है कि UT एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टूरिज्म, लद्दाख टूरिज्म को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये अभी हाल फिलहाल में हमने 2 इवेंट्स पार्टिसिपेट किया था, एक तो OTM मुंबई में और एक साटे जो हमारा इवेंट था दिल्ली में उसके अंदर। और अभी हमारी स्टेक होल्डर से कम 3 राउंड ऑफ मीटिंग हो चुकी है। तो इस साल का भी हमने 6 इवेंट्स फाइनलाइज कर लिए हैं जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये जो था बेसिकली जो मिस कम्युनिकेशन बीच में था, ये इस तरह की बातें थी, पर वो हमने स्टेक होल्डर के साथ बैठ के रिजॉल्व कर लिया उसको। we want, because हमारा जो 40-70% जो इनकम है ना हमारी, वो टूरिज्म पर डिपेंड करती है। मतलब वी कांट सर्वाइव विदाउट टूरिज्म। सो टूरिज्म को इसलिए 13 मार्च को HLD साहब ने सारे टूरिज्म ऑपरेटर को बुलाया, जितने भी स्टेक होल्डर थे। उसके बाद मुझे स्पेशली कह के गए कि आप 10 दिन के बाद फिर दोबारा उनसे
जो है बातचीत करेंगे। इसके बाद आप फिर दोबारा आप भी उनसे बात करो, और उनको मैंने ओपन कहा हुआ है, चाहे वो एल्टोवा हो। तब जो मैंने जो पॉइंट आपको बताया ना कि फॉरेनर्स को दिक्कत आ रही है, ये भी उन्होंने हमें बताया कि हमें ये दिक्कत आ रही है, तो वी आर सॉर्टिंग इट आउट ऑल्सो। वी आर वेरी प्रोएक्टिव एज फार एज प्रमोशन ऑफ टूरिज्म इज कंसर्न, क्योंकि हमारा यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी वही है ज़्यादा, कोई मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज़्यादा नहीं है ही नहीं। तो इसलिए टूरिज्म को प्रमोट करना हमारा काम है। अब हाउ डू वी मेक इट अट्रैक्टिव इज व्हाट वी से दैट वी प्रमोट द टूरिज्म। लोग यहाँ आए, वो हम कहते हैं कि ये वुमेन के लिए सबसे सेफेस्ट जगह है कंट्री के अंदर, और यहाँ वुमेन ज्यादा आती है मेल के मुकाबले। इफ यू टेक द ओवरऑल एवरेज, दिस हैज बीन ब्रॉट टू माय नोटिस बाय द टूरिज्म पीपल ओनली। वी डिडंट हैव दिस सॉर्ट ऑफ नॉलेज और थिंग इन आवर माइंड कि यहाँ औरतें ज्यादा आती हैं, वुमेन ज्यादा आती हैं मेन से एज ए टूरिस्ट। So if that is, then we will encash on that this is the safest place. That is what I say. Fearlessness is the biggest asset of Ladakh. मतलब यहाँ चाहे वो आप fearlessness in the shape of ये कहिए कि अगर औरतें लेडी आराम से आ सकती है, जा सकती है विदाउट एनी इंटिमिडेशन, और या वो अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में fearlessness है। दिस इज अ प्लेस वेयर एवरीबडी मस्ट बी fearless and we have to ensure कि लोग आए, वेलकम करें। हम लोग यहाँ के हर आदमी आना चाहता है। कुछ लोग बेचारे ये होते हैं, यहाँ देखो लद्दाख का क्या इशू है। आज हमारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक के एक वाइस चेयरमैन नीति आयोग आए, पर वो कह रहे थे कि आप ठीक कह रहे हैं कि मुझे 2 दिन एक्लेमेटाइज करना पड़े, पर कहते मुझे 7 दिन की छुट्टी नहीं मिलती, मैं क्या करूं। कहता मुझे बड़ी मुश्किल से 4 दिन की मिली। अब 4 दिन में अगर मुझे 2 दिन बैठना है तो फिर मैं 1 दिन ही हुआ ना, फिर अगले दिन वापस आना है। तो इसलिए हमारे लद्दाख में ये एक लिमिटेशन है कि हम ऐसी जगह पे भी रहते हैं जहाँ पे हर आदमी जो है वो फ्रीली नहीं आ सकता। यहाँ लोग आते हैं तो दिल में ये सोच के आते हैं कि पता नहीं अब उतरेंगे तो कहीं हम ठीक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इसलिए लद्दाख बहुत ही एक सेंसिटिव टूरिज्म भी है, क्योंकि हमारी जगह ऐसी है कि हर आदमी को एकदम सूट नहीं करेगी। अगर हमारे यहाँ 1000 आदमी आते हैं तो उसमें से हो सकता है कि 950 ही बिल्कुल फिट हो, 50 क्या पता प्रॉब्लम भी हो। हमारे ऐसे इंसिडेंट भी हुए, आपने देखा है कि यंग लेडी 35 इयर्स ओल्ड शी ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड। शी द मोमेंट की लैंडेड ऑन द एयरपोर्ट के बाद 2 दिन के बाद शी कोलैप्स्ड, बिकॉज यहाँ कोई इतना टेम्परेचर अल्टीट्यूड हाई होने के कारण, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पीपल जो है दे हैव टू एटलीस्ट स्टे हियर फॉर 2 days ओनली इन लेह टू एक्लेमेटाइज। तो आने वाले दिनों में क्या एग्जाम सेंटर्स हम देख सकते हैं, क्योंकि ताकि बाहर बच्चों को इस समय जो है बाहर ना जाना पड़े। और दूसरा सर एक और सवाल करूंगी, लद्दाख में इस टाइम ड्रग्स के बहुत इश्यूज हैं। आप देख सकते हैं स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जो है वो कहीं पार्क में होते हैं या कोई आइसोलेटेड जगह पे होते हैं। ड्रग्स का काफी कुछ, और हेरोइन भी जो है अभी लद्दाख में बरामद किया है, तो उस पर किस तरह से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है? देखिए, दिस इज आई थिंक आई विश दैट डीजीपी वुड हैव बीन हियर, बट मैं आपको एक बात साफ बताता हूँ कि दिस इज रियली अ चैलेंज, बिकॉज लद्दाख जो है पहले हम सोचते थे कि ऐसा यहाँ नहीं है, मगर नहीं, वी आर वल्नरेबल बिकॉज we have some route people coming from the valley side also, and we also fall on the route which comes from the Himachal side also. So in Himachal also there are certain spots where these things are happening. So naturally जब movement होगा तो हम अछूते नहीं रह सकते हैं। तो जाहिर बात है इसमें हमने तो, अब प्रिवेंशन क्या है कि ये तो बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स जो है उसके ऊपर हमारा काफी स्ट्रिक्ट जो है वो है। अब हेरोइन कोई अगर आई है, देखते हैं कहाँ से आई है, बिकॉज ये बड़ा स्ट्रिक्ट सिस्टम है। होम मिनिस्टर साहब ने तो सबसे जो उनका मेन हमको ये इंस्ट्रक्शन हमेशा रहता है कि ड्रग्स से हमारी कुछ स्टेट्स ही तबाह हो गई हैं, तो ड्रग्स जो है वो यूथ को इनकेपेसिटेट करती हैं, और हो सकता है कि ये एक स्ट्रेटेजिक मूव भी हो किसी का, आपके यूथ को खराब करना। तो इसलिए वी आर वेरी सेंसिटिव टू दिस। तो वहां से जो भी ये जो रूट है इसके ऊपर एक्स्ट्रा विजिलेंस जो हो, जो लोग यहाँ पे आए, यहाँ अंदर भी विजिलेंस हो, शहर के अंदर भी कोई ऐसा चीज ना हो। तो आई थिंक वी आर वेरी सेंसिटिव अबाउट इट। अब उसमें क्या स्पेसिफिक हमने एक्शन लिए हुए हैं, डीजीपी साहब वुड हैव टोल्ड यू, बट एज फार एज ए जनरल थिंग इज कंसर्न दैट इट इज ए चैलेंज एंड वी आर अवेयर ऑफ इट। हमने तो अभी ये भी बना दिया था यहाँ पे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर, लेह में बन गया है, कारगिल में भी हम उसको मतलब वहाँ भी शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो तो चलो वो तो हो गया ना, जब नुकसान हो गया उसके बाद की बात है, तो रिहेबिलिटेशन की बात है, लेकिन नुकसान हो ही क्यों अगर अवेलेबिलिटी। इसलिए यूथ का भी जो आप कह रहे हैं ना कि यूथ सर्विसेज में भी आइस रिंक बनाना, स्पोर्ट्स फैसिलिटी क्रिएट करना, स्टेडियम बनाना,
हर गांव में कोशिश करना कि एक आइस रिंक हो जाए, एक क्रिकेट ग्राउंड हो जाए, एक फुटबॉल ग्राउंड हो जाए, ताकि बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा इस तरफ चले जाए, इस तरफ चले जाए। वैसे तो ये छोटी लेवल के ऊपर अगर अब मैं कहूँ तो हमारे यहाँ एक यहाँ पे एक चीज बिकती थी कुछ दिनों पहले, चुस्की या क्या नाम था उसका, देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ ए पाउच, लिप लिप कूल लिप, सो कूल लिप था, तो आई होप इट इज बंद नाउ। But sir, we find them many in the football ground. फुटबॉल ग्राउंड, so thanks for the input. No, we will go after that also, because वो cool leaf हमने बैन करवाया था डीसी साहब से, तो we will again concentrate ourselves on focus on that. सर माइकल मेरा सर मेरा एक पानी के ऊपर हाँ सर सवाल है सर। ये जल जीवन मिशन के ऊपर एक अपडेट चाहिए सर, क्योंकि ये जो रूरल में बहुत सारे रूरल एरिया में ये फील्ड प्रोजेक्ट दिख रहा है सर, ये नहीं चल रहा है। साथ ही साथ ये अर्बन एरिया में आप देखो जो स्कारा एरिया है, वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर का काफी इश्यूज है सर। जो एक टाइम पे पाइपलाइन बिछाया गया था बिफोर यूटी, तो वो पाइपलाइन तो आ गया घर पे, बट अभी तक पानी तो देयर इज नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप इज कमिंग सर। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा Okay, to give you the perspective, we are having around 40,700 odd connections to be given to all the households in the UT. So far, we have connected 39,000 connections. We are left with hardly around 1,500 connections. And by August this year, we will be completing the entire connections to the households. Please also understand that water source and sustaining the water source is the next critical part. तो वो जो पानी पहले बह रहा था और वो जो हम पानी निकाल के कलेक्ट करके उसको ट्रीट करके लोकल ट्रीटिंग करके एफटीकेस मतलब फील्ड टेस्टिंग किट्स जो हमारे महिलाएं गांव में वो टेस्ट करती है, और अगर वो पीएच वैल्यू अच्छा है तो भी फिर वो यूज करती हैं, वो सब सिस्टम प्लेस में है. सो I would not take it on face value that it is a failed project. There are difficulties ये है कि सोर्स सस्टेनेंस के लिए, क्योंकि पानी थोड़े जगहों पर स्प्रिंग शेड्स के कारण कम होता है, थोड़े जगहों पर ज्यादा पानी आ गया है. So there is a equivalence of water source sustenance. So ये जो water source sustenance है वो हमारा अगला स्टेप है. As far as the town area is concerned, let us keep a timeline of around August, because in Chonglamsar our 8 MLD water treatment plant is getting completed. By May we will be able to do the complete SITC. SITC का मतलब है सप्लाई इंस्टॉलेशन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग. सो टेस्टिंग एंड कमीशनिंग का फेज रखा है. ये जो पानी है वो डायरेक्टली इन द ड्रॉ करके वो ट्रीट करके 8 MLD प्लांट 8 MLD वाटर सप्लाई हम टोटल 4 स्टेजिंग करके, चोंगलम से तो काफी डाउन है, okay, the height is also down, but we are staging it at 4 centers and we are going to bring it right on top, so that issue about Skara not getting water or there is a shortage of water there, temporarily it is being met with the tankers, water supply and tankers, but by July August we can hopefully push the water upwards, and it will be treated water, mind you. It is not going to be, it is become completely treated water. As sir was saying at the very beginning that there have been apprehensions about the groundwater quality. Yes, there has been cases sporadically noticed where heavy metals have been identified. But please understand that these heavy metals have been identified not because of anthropogenic activity. It is geogenic. मतलब वो ग्राउंड में है ही. Okay, it is not because of human activity. And yes, at some places when tourism activity is going to increase and there is going to be activity here, okay, there is going to be a little bit of biological activity also. So that also is going to be. But let us assure that गांव में जो जेजेएम चल रहा है वहां एफटीके करके महिलाएं, हमारी महिलाएं, घर की महिलाएं वो टेस्ट करती है, उसमें ये पीएच करेक्ट है, बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन है या नहीं, फिर वो वाटर यूज करती है. सिमिलरली इन द टाउन ऑल्सो, इन
town also, you will find that you will get treated water completely to source. As far as the question about the testing centers for the youth are concerned, the National Testing Agency NTA की जो एग्जाम्स होती है, नीट कह दो या जेई कह दो या नेट एग्जाम्स कह दो, all those centers of NTA are there in Kargil, are there in Leh. Please understand, जो एग्जाम्स like for example LIC की एग्जाम हो या बैंक की एग्जाम, so we cannot force them to have their center here, but yet sir has taken up this matter with the home ministry कि एक center at least ले में बनने के, but it is a whole system, because then those exams are sometimes online, and sometimes you have to get the paper on time. The paper travels to the question paper travels within 12 hours. लेकिन यहाँ 12 hours में अगर in the evening there is no flight, so we have to see this also. So there are issues as far as these exams are concerned. Sir, one more question. Since the rest of the places and part of places, they have Jal Jeevan as a provision, but in Leh city, it has been said that there would be this Amrut scheme wherein you will get the water supply. But since we talk about Gangales, Gompa in the city area, still we do not have any water supply, just the PHE line, and that is the one big reason why people are going for boring ground extraction water. So just wanted to know, is this going to start this year? Second, so since you're also part of the highways and all, so it has been said that the funds of UT goes to BRO. Is it true? If not, why are people talking about it? Okay, I'll take the infrastructure part first. Funds of the UT are going to BRO is not a this. BRO is like a contractor to us. Please understand. BRO is a contractor of is a contracting agency. Is like a special purpose vehicle of the Ministry of Defense. So जो roads Ministry of Defense अपने स्ट्रेटेजिक कारणों के लिए बनाना चाहते हैं, वो अपनी तरफ से, क्योंकि उनको सर्टेन स्पेसिफिकेशंस चाहिए, उनकी रोड विथ इतना ही चाहिए, it should be capable, they should have certain slopes where the armed vehicles and military vehicles can take a particular, so unke choice. So it is an agency. When the UT started in 2019, we had so much of projects to be handled. So हमने थोड़े काम BRO को दिए, थोड़े काम CPWD को दिए, थोड़े काम NHDCL को दिए, NHI को दिए, and our own PWD is doing it. So it is a work in progress. Over time, with recruitments taking place, with all this taking place, हमारी कैपेसिटी भी बढ़ गई है. Our PWD is fully equipped to tackle even the best and the highest projects. So as far as funds are concerned to the BRO, I would be saying hardly around total around 600 CR. But if you see the works which we are doing through CRIF, okay, जो last year CRIF ने 1301 crore rupees के प्रोजेक्ट्स 22 रोड और 8 ब्रिजेस दिए हैं, वो सारे हम हमारी तरफ से कर रहे हैं. This year, that is for the financial year 24-25, we expect another 1002 crore rupees का प्रोजेक्ट्स, उसमें एक 12 रोड और 2 ब्रिजेस होंगे, वो भी हमारी तरफ से होंगे. So it is like, it's not to say that it is resource sharing, but it is being done for the benefit and larger connectivity. I'll just add to Michael. See, the point is, I'll just name a few roads. Like it's a road which is the widening of the Batalik Khalsi road, which I said that Batalik road is very important for us. This is with BRO. Then I will talk of a road called Chushul Dungti Fukche Demchok road. Again, it's very important road, right from Chushul up to Demchok. Then there is a road of Khalsar, that's why I said Khalsar Agyam Shok road. It's again with the BRO. Then there is a road from Kargil Dungil Batalik road. Again, it's with the BRO. Then the Tangse Pangong Lungkung road, which has been, if you have traveled recently to Pangong,
See the beautiful road which has come from Tangse to earlier 2 years ago, it was in a very bad shape. See, these roads are defense roads which belong to the BR, correct? Even if I want to give it to Axion, he cannot operate there because it is the road of the BRO. They will not give you a right of way to construct on their road. So it becomes absolutely essential for us to hand over the work only to them. That is the only reason. Otherwise, wherever it is a greenfield project, we always give it to the our own people. We also have a limited capacities to spend the money, but these all roads which I have named, they are defense roads, but we wanted them. Like I give you an example of this road only, which started from Demchok and gone to Tushul. This road we started with the UT budget. The UT budget, we paid them 45 crores of the land diversion. They were the involved that we paid 50 crores. We paid out of our own fund. We paid the fund for actually starting the work, but now the MORTH, the defense people have taken it over. So we just give them push so that you start all these roads which are with BRO. I can tell you, because these roads are running in hundreds of crores. They cannot be accommodated under our budget. We only give them a push so that the work starts. They prepare the DPR fast, get it approved from the Ministry of Defense, because these are essentially defense roads. So this is how we is landing with the BRO. Nothing else. We are only wanting to utilize their resources for our benefit. That is the only purpose. As far as Amrut project is concerned, already our housing and urban development department, they have already done the detailed project report for a total 11 MLD plant. Plus, yes, this is a good news. All the project, both the projects, the Leh wala project, 24/7 water supply project, and the Kargil wala 24/7 water supply project, both have been approved by the ministry. This is a good news which I am sharing with you. This was told. The secretary Sanjeev ji, he told me only yesterday that these two projects have been approved, and each project costs, the Kargil wala costs roughly around 350 crores. This one also costs around 200 plus crores. So they have approved them. So I hope that I have asked him that approval is one thing and administrative approval is another thing. So now we are saying that who will issue the administrative approval, because the power of the HLG, our HLG, is only up to 100 crore project. Beyond 100 crore project, he cannot give the administrative approval. So now we are asking, we are trying that the Ministry of Water Resources jo hai, they give us the administrative approval so that we can put the work to tender. So final question. Please. Since the project summarized there at the district level and rural level, is there any project for waste management at UT level, sir? Because जिस तरह से टूरिस्ट बढ़ रहा है, तो उसी तरह से जो वेस्ट मैनेजमेंट का इशू काफी बढ़ रहा है, सर. वेस्ट मैनेजमेंट तो है ना हमारे पास, जो हमारा इस कंपनी में है ना. दिस इज द बेस्ट भाई. आप जहाँ जाएंगे ना, आप, आई हैव नेवर सीन सच ए गुड, और इतना सिस्टम अच्छा है. यहाँ सुबह आती है गाड़ी, वो आपको अनाउंस करती है अपना सामान अलग अलग रखो, बायोडिग्रेडेबल. तो यहाँ का इशू कोई नहीं है. यहाँ पे हमारा जो लेगेसी वेस्ट था वो सारा डिस्पोज ऑफ हो गया. जो बोमदांग जो जगह कहते हो आप, बमघाट, वो क्लियर हो गया. अब वहाँ इशू ये बचा है कि जो ऐसा मटेरियल जिसको हम कहते हैं RDF, मतलब जो रेजिडुअल बचता है जिससे आप पावर पैदा कर सकते हो, तो वो हमें जलाने के लिए जो है वो बंदा नहीं मिल रहा है, हमारे कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिल रहा है. अदरवाइज एवरीथिंग हैज बीन डन इन लेह. कारगिल में अवर न्यू प्लांट which it has become functional, new plant of the municipal solid waste disposal खुरबा थांग में बना, वो फंक्शनल हो गया है. उसमें थोड़ा सा इशू था इसका वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस, एनवायरमेंट क्लियरेंस का. आई होप दैट हैज आल्सो बीन क्लियर्ड नाउ. वहां पर जो लेगेसी वेस्ट है उसका टेंडर हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो चुका है. सो एज फार एज गांव में अभी हमने पिछले दिनों 8 गाड़ियां दी हैं, वो अभी हम इसको आपको अभी इनॉग्रेट करेंगे, आपको भी बुलाएंगे. कि हम चाहते हैं कि ये जो वेस्ट डिस्पोजल है शहर की प्रॉब्लम नहीं है, इट हैज बिकम नाउ ए प्रॉब्लम ऑफ द रूरल एरियाज मोर, बिकॉज इवन अगर साबू की तरफ जाओगे तो वहां ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है. हाँ, तो वो सब उसके लिए उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं. वो हमारे जितने भी ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह जो वहां बन रहे हैं, इस पर हम वी आर गिविंग देम 8 व्हीकल्स. सर मेरा ये क्वेश्चन है कि यूपी बनने के बाद वुमेन सेफ्टी पर रिलेटेड जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या उस पर बहुत सारे एक्सपेंडिचर हो रहा है, पर जब वुमेन की बात आती है तो वुमेन सेफ्टी पे मैंने इतना ये एक्सपेंडिचर नहीं देखा. जहाँ से आप मान लो ट्रांसपोर्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वहाँ पे जब वुमेन की सेफ्टी की बात आती है तो वहाँ पे इतना मुझे हमें दिखाई नहीं दे रहा है वहाँ पे एक्सपेंडिचर.
वुमेन सेफ्टी को लेकर। और मेरा दूसरा सवाल रहेगा सर, जिस तरह से लद्दाख के फ्रेजाइल इकोसिस्टम को देखते हुए जिस तरह से इश्यूज आ रहे हैं, चाहे पानी का क्राइसिस हो या बहुत सारे इश्यूज हो, तो मतलब आप जिस तरह से डेवलपमेंट ये इनिशिएटिव्स लेते हैं, किस तरह से एक मैकेनिज्म है कि लद्दाख के फ्रेजाइल इकोसिस्टम को साथ देखते हुए जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज होते हैं उनको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट, द पॉइंट इज, ये हमारा जो लद्दाख है ना, ये इकोलॉजिकली बहुत फ्रेजाइल है। मतलब यहाँ अगर 4 दिन बड़ी धूप हो जाए तो फ्लडिंग आ जाती है। इट्स वेरी इकोलॉजिकली वेरी वेरी फ्रेजाइल। इसलिए यहाँ पे कोई भी जो हम काम करते हैं वो हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट रख के ध्यान में रख के करते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत कम स्टेट्स हैं जहाँ पे स्टेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एजेंसी अपनी है। अभी हमारी यहाँ पे स्टेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एजेंसी अपनी हमारी कॉन्स्टिट्यूट हुई है। मिस्टर टकपा साहब है, उनके चेयरमैन बने हैं। वो भी काम करना शुरू कर देगी और जो बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे उनका पूरा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का स्टडी होगा। अगर एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट कर रहे हैं तो वो हम काम जो है उसको वो टेक्नोलॉजी से करेंगे, चाहे एक्सपेंसिव भी हो मगर एनवायरमेंट के लिए ठीक हो। इसमें सबसे बड़ी बात आती है कंजम्पशन ऑफ डीजल एंड कंजम्पशन ऑफ द थर्मल पावर। बिकॉज हमारी पावर जनरली हमारी कंट्री में आप चाहे वो तारों से ले चाहे जहां से भी लें, इसका प्रोडक्शन जो है वो आई थिंक ऑलमोस्ट 60% इज थर्मल। सो जो हम यहाँ पे मान लो अगर हम 100 यूनिट खर्च कर रहे हैं, हम तो सोच रहे होंगे कि बिजली हम लाइनों से ला रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं तो थर्मल प्लांट चल रहा है। 60% ऑफ हमारी पावर जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो तो थर्मल ओरिजिन है, जो अगेन विच इज एनवायरमेंटल, चाहे वो एनवायरमेंट का असर वहां हो, लेकिन वर्ल्ड छोटा है, वर्ल्ड प्लेनेट एक है, तो जो पोल्यूशन प्लेन्स में जनरेट होती है वर्ल्ड में कहीं और जनरेट होती है, उसका इफेक्ट लद्दाख के ऊपर पड़ता है। ये तो आपको पता है, हमारे ग्लेशियर रिसीड हो जाते हैं, एनवायरमेंट टेम्परेचर ओवरऑल बढ़ता है। इसलिए सबसे बड़ा टास्क हमें दिया गया है कि आप यहाँ पे सोलर एनर्जी को प्रमोट करो। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, लद्दाख को अगर इकोलॉजी बचानी है तो सोलर एनर्जी का जितना हम इस्तेमाल करेंगे उतनी हमारी इकोलॉजी बचेगी। क्योंकि ये जो अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि दिन को आप पावर जनरेट कर सकते हैं, रात को स्टोर भी कर सकते हैं, या दिन को जब आप जनरेट करते हैं उसको शेयर भी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है। अभी हमारा जो प्राइम मिनिस्टर स्वरोजगार मुफ्त बिजली योजना है, अब बहुत सारे हमारे यूनिट यहाँ लग गए हैं लेह के अंदर। हम पूरे लेह को कवर करना चाहते हैं, पूरे घरों को कवर कर जाते हैं स्कीम के तहत। हमने हर ऑफिस के ऊपर जो है सोलर यूनिट्स लगा दिए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे सोलर एनर्जी का मैक्सिमम हम हार्वेस्टिंग करें, क्योंकि ये ऐसी एनर्जी है जो हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करती है। हाँ, बैटरी फ्यूचर में जो बैटरीज लगती हैं उसके ऊपर उसका सेफ डिस्पोजल होना चाहिए, ये इसमें जरूर एक बात है, लेकिन अदरवाइज ये ऐसी एनवायरमेंटल जो हमारी फ्रेंडली है। सबसे कंट्री का कोशिश कर रहे हैं कि कंट्री का जो सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है वो हमारे यहाँ लगे। पांग उसका स्टेशन होगा और वो शुरू हो जाएगा तंगलंगला के नीचे से, खरनाकसा से शुरू हो जाएगा। उस पर 2-2.5 साल से हमारा मंथन चल रहा था सारे लोगों को हमने, क्योंकि वहां पे ग्रेजिंग के इश्यूज हैं। लोग कहते हैं कि अगर आप यहाँ पैनल लगाओगे तो ग्रेजिंग नहीं हो पाएगी शायद, या आप उसको बंद कर दोगे, हमारे लाइफ स्टॉक कहाँ चला जाएगा। तो वो इश्यूज जो हैं वो एड्रेस करने के लिए उनके साथ बहुत डिस्कशन हुई और हमने ये कहा कि हम वही सोलर पैनल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे जिसके नीचे ग्रेजिंग ऑफ शीप एंड गोट पॉसिबल हो। अब याक की ग्रेजिंग शायद पॉसिबल ना हो पाए, याक बड़ा जानवर है, उसके लिए आपको वो सोलर पैनल शायद 10 फुट ऊपर उठाना पड़े, तो वो शायद पॉसिबल ना हो पाए। मगर शीप एंड गोट, उन एनिमल्स के लिए जो पैनल्स होगा उसके अंदर वो फ्रीली जो है वो ग्रेजिंग कर सकती हैं। ये जब बात हमने कंट्री में हाईएस्ट अथॉरिटी को बताई कि हमारे वहां, क्योंकि जनरली लोगों को ये फियर रहता है कि कुछ लोग इसका अपोजिशन कर रहे हैं इस ग्राउंड के ऊपर कि ये एनवायरमेंटली ठीक नहीं है, या कुछ और भी रीजन होंगे, मगर कहने का मतलब ये है कि हमने कन्विंस किया। और लद्दाख में हमारी LHDC के लोगों ने हमें कहा कि पहले इनके ये इशू थे कि इसमें से हमको क्या मिलेगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने SECI ने माना हर यूनिट के ऊपर आपको 5 पैसे मिलेंगे। वो साल का बनता है कोई 110-20 करोड़ रुपए। सो 110-20 करोड़ का आपको कॉर्पस मिलेगा हर साल जब ये प्लांट शुरू हो जाएगा। दूसरी, उनकी जो भी डेवलपमेंट नीड्स है वहां के लोगों की, जिनके वहां ट्रेडिशनल पास्चर लैंड है, जिनके यहाँ ट्रेडिशनल पास्चर लैंड है, उनको ये सारा प्रायोरिटी पे ये पैसे से उनकी हर चीज जो है उसको पूरा किया जाएगा। उनको प्रायोरिटी में एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। हमने अभी कोर्स शुरू करने जा रहे हैं कि आप लड़के जो उनको उस इलाके के जो बच्चे, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी ट्रेनिंग में सोलर पैनल टेक्नोलॉजी में, या और जो भी अलाइड चीजें हैं उसमें बैटरी टेक्नोलॉजी हो उसमें हम उनको देंगे। तीसरा, फिर भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कंट्री के हाईएस्ट अथॉरिटी ने मुझे ये कहा
हमको कहा कि भाई ये आप मैं आपकी बात तो मैंने सुन ली कि भाई लोग मान गए हैं, लोग अब इस पे एतराज नहीं करेंगे, मगर मैंने कहा सर हमने ऐसा किया है कि हम जब जब सोलर एनर्जी के ऊपर अगर आप पैनल लगाएंगे तो उसके नीचे मॉइस्चर रिटेंशन ज्यादा होता है, क्योंकि फिर वो एवापोरेट नहीं होता ना। तो बहुत जगह पे राजस्थान में भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए कि वेजिटेबल ग्रोथ अच्छी होती है पैनल के नीचे, ठीक है। तो हमने कहा मॉइस्चर कंटेंट भी ज्यादा होता है, कहते हैं वो हम सब मानते हैं टेक्निकल एक्सपर्ट, बट यू प्लीज पुट अप ए डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट। आप कम से कम 1 या 2 हेक्टेयर एरिया के ऊपर, 20 कनाल होता है 1 हेक्टेयर, उसके ऊपर आप एक सोलर प्लांट पायलट बनाओ, जो आप कह रहे हो कि जिसके नीचे बकरी और भेड़ जो है वो चर सकती है, बनाओ, बना के डेमोन्स्ट्रेट करके लोगों को दिखाओ कि देखो ये पॉसिबल है, देखो यहाँ पे घास अच्छा उग रहा है। तो कहते हैं तब जाके लोग मानेंगे कि आपकी टेक्नोलॉजी जो आप बता रहे हैं हमें वो ठीक है और उसके ऊपर हमारा काम चल रहा है। वो अब इस वक्त हम पांग नहीं पहुंच सकते क्योंकि टांगलंगला क्लोज्ड है, लेकिन मैं आपको खुद ले जाऊंगा। आज से कितने दिन में आ जाएगा वो टावर्स? हाँ, तो मतलब जून तक मुझे लगता है कि वो जो पायलट प्रोजेक्ट आ जाएगा, मैं आप सबको ले जाऊंगा, क्योंकि हमें वहां पे यूनिवर्सिटी को साथ में लेके पहले उस जहां वो बनेगा ना, पहले वहां उस मॉइस्चर का कंटेंट स्टडी करना है कि ये आज क्या डेट में है। फिर उसका स्टडी करना है कि 1 साल जब हमने स्टडी किया तो क्या इस पैनल से पहले उसके साथ एक दूसरा एक कंट्रोल प्लॉट होगा ना जो ओपन होगा, उस कंट्रोल प्लॉट का भी हम मॉइस्चर लेते रहेंगे और ये वाला जो हमारा प्लॉट है इसका भी लेते रहेंगे। फिर देखते रहेंगे कि मॉइस्चर यहाँ ज्यादा रिटेंशन होती है, घास यहाँ अच्छा उगता है और जानवर उसके अंदर चलते हैं, ताकि ये जो एक कंसर्न लोगों का है कि हमारा ग्रेजिंग इफेक्ट होगा वो नहीं होगा, बल्कि बेटर ग्रास वहां पैदा होगा। और ये हम जब तक नहीं हार्वेस्ट करेंगे, ये तो सिर्फ मैं कह रहा हूँ, ये तो सिर्फ 11,000 मेगावाट की बात है। लद्दाख में कम से कम 35,000 मेगावाट का पोटेंशियल है, 35,000 मेगावाट का पोटेंशियल है। अगर हम ये 10,000 ये जनरेट कर लेते हैं, उसके बाद हमारा 3,000 का जांस्कर में रेडी है, वहां का जनरेट करते हैं। दूसरी जहां स्टडी हमारी हुई है, क्योंकि वो बॉर्डर के पास है, हम वो इस वक्त हम नहीं उसको ले रहे हैं, तो हमारे यहाँ 35,000 मेगावाट आप जनरेट करेंगे जब इस जगह में। और उसकी खूबी ये है, जो घरों में भी लगाते हैं, उसकी खूबी ये होती है कि वो 25 साल तक मेंटेनेंस फ्री होता है। 25 साल तक, 25 साल के बाद उसका और कुछ नहीं होता उसमें, सिर्फ उसका जो उसको जनरेशन होती है वो 80% हो जाती है। मतलब पहले अगर वो 6 किलोवाट दे रहा है, फिर वो 4.8 किलोवाट देता है। अदरवाइज वो प्लांट आपका एक बार जो घरों में आप लगाते हो ना ऊपर, इट्स लाइफ इज 25 ईयर्स, तो 25 साल तक फ्री में आपको पावर जो है जनरेट करेंगे। तो इससे आप सिर्फ लद्दाख को ही बेनिफिट नहीं करेंगे, इसके फ्यूचर में लद्दाख के रिटर्न्स 110 करोड़ तो एक प्रोजेक्ट का हुआ, हो सकता है ऐसे 3-4 बनाओगे तो 500-600 करोड़ यहीं से आ जाए आपको। और उसके बाद असर ये होगा कि यू विल बी द कंट्रीब्यूटर टू मेक द होल कंट्री ग्रीन, नॉट ओनली लद्दाख।